संविधान की मूल भावना कहती है सामाजिक उत्थान, पर सियासी दलों ने आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तौर पर पेश कर मजहबी रिजर्वेशन की बात कर दी है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। लालू प्रसाद यादव ने तीसरे चरण की वोटिंग के बीच कहा कि मुसलमानों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पूरा क्या है या तो वो ही जाने या उनके सहयोगी, पर प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि पूरा मतलब एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा छीन कर मुसलमानों को देना। हालांकि वो चंद्रबाबू नायडू के 4% वाले वादे पर कुछ नहीं बोलते। कुल मिलाकर पहले जात और अब धर्म की बात के बीच कांग्रेस को उसका स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या वो लालू के बयान के साथ है और मजहबी आरक्षण के पक्षधर हैं। दूसरा ये कि क्या फिर वो संविधान की मूल भावना पर वार नहीं होगा। वहीं बीजेपी को बताना चाहिए कि क्या चंद्रबाबू नायडू की बात उन्हें चुभ नहीं रही। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन सारस्वत जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। क्षितिज मित्तल वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और मोहसिन रशीद टोक प्रभारी हैं राजस्थान मुस्लिम अलायंस के। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। शुरुआत में नितिन जी आपसे कर रहा हूं। लालू प्रसाद यादव ने जो कहा, क्या कांग्रेस की पार्टी लाइन भी वही कह रही है या कांग्रेस कुछ और सोच रही है? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी से एक जहां भीड़ थी वो निकल रहे थे और उनसे एक सवाल पूछा गया था। उसके बाद में उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया। उन्होंने उसके बाद का वीडियो शायद आप देखना भूल गए होंगे, मेरे पास है, मैं बता भी सकता हूं। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन मैंने लागू किया और आरक्षण सामाजिक आधार पर होता है, धर्म के आधार पर नहीं। वाजपेयी सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया था और उन्होंने तमाम बातें लेकर स्पष्ट किया। जो भी उन्होंने बात कही थी वो अपनी बात स्पष्ट कर दी। सर दूसरी बात लालू प्रसाद यादव जी की आप बात छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री मोदी जी ने अभी थोड़े दिन पहले इंटरव्यू दिया है, मैं आपको पूरा सुना भी सकता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने गुजरात के अंदर 70 जातियों को ओबीसी में शामिल करके रिजर्वेशन दिया। और मैं जानता हूं आप जितने तरीके के गंभीर और वरिष्ठ प्रवक्ता है, आपने वो बयान अच्छी तरह उन्होंने कहा मैंने दिया है। और दूसरा बयान उन्होंने कल ही दिया कि कांग्रेस ना तो मुसलमानों को कभी कुछ दिया है ना आगे कभी कुछ देने वाली है। तो ये इस तरीके और वही रैली, सुनिए एक मिनट, कोई बुराई एक मिनट आपने वो कंप्लीट करने दिए। वहीं दूसरी तरफ वो रैलियों में कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को सब कुछ छीन कर दे देगी। तो केवल और केवल एक डाउट क्रिएट करके झूठा प्रोपेगेंडा फैला के केवल वोट छीनने की जो साजिश भाजपा कर रही है। एक बात यहां पर क्लियर कर देता हूं कि जैसे हमारे बहुत से हिंदू भाइयों को ये नहीं पता होगा कि मुसलमानों में भी जातियां उपजातियां होती हैं। उन्हें लगता है कि मुसलमान सिर्फ शिया हैं और सुन्नी हैं। नहीं, उनमें भी जातियां होती हैं। मैं समझ रहा हूं। और इन्हीं में से कई जातियों को अलग अलग जगह, जैसे कसाब को या कसाई को, ये जो जातियां होती हैं उनको महाराष्ट्र में आरक्षण मिल रहा है। मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी तक उनको हम जाति के बेसिस पर ओबीसी में शामिल कर, ओबीसी कोटे में शामिल कर उन्हें आरक्षण दे रहे थे। लेकिन यह फैक्ट नहीं बदलता कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, जिसमें पूरा का मतलब यह है कि कंप्लीट ओनली फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, इस पे कांग्रेस का स्टैंड क्या है? मैं सबसे पहले तो हमने साफ स्टैंड कर दिया कि आरक्षण हमने तो पहले भी कहीं हमारे घोषणा पत्र के अंदर है धर्म के आधार पे आरक्षण बिल्कुल नहीं है। तो हमारा स्टैंड पहले ही क्या है, हमने कभी किसी सभा में कहा नहीं कहा। अब लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा, आपने क्या कहा, इसका मतलब आप बेहतर समझा सकते हैं कि अब मैं बेहतर समझा सकता हूं। लालू प्रसाद यादव जी ने चंद मिनटों बाद नहीं बताया, 4 घंटे बाद में जब पूरी मीडिया बुला के उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, उन्होंने बयान देके जब स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण सामाजिक आधार। देखिए 4 घंटे में जब जमाना पलट गया तो उनको भी अपना बयान पलटना पड़ा। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं देंगे, एक तरफ कह रहे हैं सब कुछ दे देंगे। दोनों बयान सामने हैं। मोदी जी कह रहे हैं मैंने ही आरक्षण दिया है, एक तरफ कह रहे हैं कांग्रेस दे देगी। मैं ये कह रहा हूं अगर लालू यादव आपको फोर्स करते, अगर INDIA की सरकार बनती और लालू यादव फोर्स करते हैं, तब भी तो कांग्रेस को एक स्टैंड लेना होगा। देखिए नहीं लेना होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब वो 4 घंटे बाद में उन्होंने एक्सप्लेनेशन ही कर दिया तो उसके बाद में मगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो उसका क्या मतलब है? उन्होंने एक्सप्लेनेशन में ये नहीं कहा कि मैं इन टोटलिटी मुस्लिम आरक्षण को रिजेक्ट कर रहा हूं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। लेकिन जो डर कांग्रेस को सता रहा है कि बीजेपी संविधान बदल सकती है, वैसा ही संविधान बदलकर आप प्रावधान कर सकते हैं। उसके लिए आपको नंबर्स चाहिए। मैं बिल्कुल आपको बता दिया, ये हमारा डर नहीं है। खुद दिया कुमारी जी ने कहा, तेलंगाना के बीजेपी MP ने कहा, यहाँ पे ज्योति मिर्धा जी ने कहा, लल्लू सिंह जी, आप भी तो वो रास्ता अपना सकते हैं। बाद में अगर आपको करना होगा, उनके बाद में उनके ऊपर कोई सफाई नहीं आई, अगर आपको करना होगा, कोई जवाब नहीं आया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी सफाई नहीं आई, मोदी और शाह ने कर दी।
लेकिन वही रास्ता अगर आपको प्रॉपर नंबर ऑफ सीट्स मिलती है तो वही रास्ता आप भी अपना सकते हैं। देखिए मैं आपको हम क्या करेंगे, जो हम करेंगे वो आप हमारा न्याय पत्र है, आपके पास नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी है, जिसके अंदर युवा न्याय है, कृषि है, जिसमें 50% कैप हटाने की भी बात है। हाँ बिल्कुल बात है, उसको हम बोल रहे हैं, वो हर जगह हम बोल रहे हैं। अरे भाई आप खुलकर ये तो बोल सकते हो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में हम मुस्लिम्स को शामिल करेंगे, कुछ तो बोल सकते हो आप। मैं ये कह रहे बिल्कुल, हमने तो बिल्कुल साफ कहा है कि 50% कैप हटाएंगे, हिस्सेदारी न्याय, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होगी। मैं कृष्ण कुमार जानू जी के पास जा रहा हूं, मैं अब कृष्ण कुमार जानू जी के पास जा रहा हूं। कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चंद्रबाबू नायडू भी तो 4% आरक्षण की बात कर रहे हैं, वो तो आपके सहयोगी हैं, पर चंद्रबाबू नायडू ठीक है, कांग्रेस या लालू प्रसाद यादव गलत है, ये कैसा स्टैंड है? मुझे आपका भी स्टैंड समझना है, क्या अगर थोड़ा सा क्लियर कर दें। धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के संविधान की अवधारणा में शामिल नहीं है, तो नहीं मिलेगा। तो अभी अपने राजनीतिक लाभ के लिए कहीं लालू बोल रहे हैं, कहीं चंद्रबाबू बोल रहे हैं और कहीं कोई दे रहा है, तो वो संविधान की भावना का सम्मान तो नहीं है। कांग्रेस जो कि संविधान को समाप्त करने का और गुजरात में भी मिल रहा है, वो तो महाराष्ट्र में भी मिल रहा है, कर रही है, वो खुद अवधारणा के खिलाफ चलने वालों से। कृष्ण कुमार जी 2 सेकंड, आप जब कर्नाटक गिनाते हैं, आप जब आंध्र प्रदेश या तेलंगाना गिनाते हैं, मैं आपको महाराष्ट्र गिना सकता हूं, मैं आपको गुजरात गिना सकता हूं, वहां पर मुस्लिम्स की जातियों को व्यवस्था करके ओबीसी में शामिल कर आरक्षण दिया जा रहा है। क्या ये गलत है? राजस्थान में भी क्यामखानी जो है वो ओबीसी में शामिल है, तेली जो है वो शामिल है, कई जातियां शामिल है। हाँ, तो मिल तो रहा है ना, तो आप डाउनराइट रिजेक्ट भी तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, धर्म के आधार पर रिजेक्ट है, संविधान की अवधारणा का पालन तो क्या बीजेपी आने वाले समय में ऐसा कर सकती है कि मुस्लिम्स के भीतर की जातियों को समझकर, उनकी स्टडी करवाकर, उनकी समीक्षा करवाकर, उन्हें ओबीसी में शामिल कर या किसी और कोटे में शामिल कर वो आरक्षण दे? और अगर बीजेपी ऐसा कर सकती है तो आप भी तो बेसिकली एससी एसटी और ओबीसी का ही हक काट रहे होंगे, जैसा कि आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। देखो स्वप्निल जी, इस देश के रहने वाले प्रत्येक नागरिक का देश की व्यवस्था में हक है। आरक्षण का हक केवल एससी एसटी और ओबीसी का नहीं, जो इस कैटेगरी के लायक लोग हैं सबका है। पसमानदा मुसलमानों के लिए मोदी जी जो बात बोल रहे हैं वो उतना करने की कोशिश भी कर रहे हैं। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार की पार्शलिटी 10 साल में मोदी सरकार ने नहीं की है। फिर भी जिस प्रकार की आशंका और संशय का वातावरण कांग्रेस के अंदर खुद में है, वही जनता नहीं। तो फिर मुझे एक बात बताइए कि ये वार पलटवार क्यों हो रहे हैं? ये जैसे नरेंद्र मोदी लालू प्रसाद यादव के बाद जनसभा में उस चीज को क्यों एनकलकेट करते हैं? कहने का मतलब यह है कि फैक्ट्स रखने हैं तो सारे रखें और नहीं तो आधे अधूरे ना रखें। वन साइडेड क्यों रखें, वन डायमेंशनल क्यों रखें? देखो, कुल मिलाकर इस देश की राजनीति का सत्य यही है कि कांग्रेस ने आजादी से लेकर अब तक जिस प्रकार तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा करते हुए वोट बैंक डिजाइन किया था, उस वोट बैंक में अगर कोई छिज्जत होती दिखाई देती है तो वो वही बैटिंग तो आपका भी तो वोट बैंक है ना, आपको भी तो तीसरे चरण तक आते आते वोट बैंक समझ में आ गया। दूसरे चरण में आपने भी हिंदुस्तान पाकिस्तान करना चालू कर दिया, दूसरे चरण में आपने भी हिंदुत्व और ये सब बोलना चालू कर ही दिया, तो आपका भी तो वोट बैंक है। यही तो सच्चाई है, यही तो विडंबना है। स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जितनी योजना बनाई है, एक भी योजना केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के बारे में मोदी जी बार बार बोल रहे हैं, पर अब पता नहीं कुछ लोगों के दिमाग में ये बात घर किए हुए है कि भाजपा हिंदुओं का पक्ष लेती है और कांग्रेस सिद्ध कर रही है कि वो तुष्टीकरण कर रही है। ठीक है, मैं मोहसिन भाई आपके पास आ रहा हूं। मोहसिन, मुझे एक बात बताइए, मेरी जानकारी में तो कभी नहीं है कि मैंने ये देखा हो कि मुसलमानों ने आरक्षण डिमांड किया हो, लेकिन मुसलमानों का आरक्षण ये सियासत का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। एक स्कॉलर के तौर पर किस तरह से इसे समाज देख रहा है या मुस्लिम्स देख रहे हैं? क्या आरक्षण की बात उन्हें एक्साइट कर रही है? तब देखिए, ये जो मुद्दा जो बना है ना, इसे मुसलमान सिर्फ घटियापन के तौर पे देख रहे हैं कि किस लेवल पे एक इतने बड़ी बात को एक देश का प्राइम मिनिस्टर किस लेवल पे जाके कोई बात कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी का बयान आया, देश का प्राइम मिनिस्टर, अगर नरेंद्र मोदी आम आदमी होते या कोई छोटे मोटे लीडर होते मैं बात भी नहीं करता। एक देश का प्राइम मिनिस्टर अपने ही देश की जनता के लिए कह रहा है कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण में नहीं लेने दूंगा। मैं इसकी टेक्निकलिटी में बाद में जाऊंगा, लेकिन ये बयान अपने आप में बहुत ही छोटा है।
एक प्राइम मिनिस्टर। नहीं, लेकिन मोहसिन भाई, धर्म के आधार पर तो आरक्षण हो ही नहीं सकता, संविधान साफ कहता है, हो ही नहीं सकता। उसी बात पे आ रहा हूं, उसी बात पे आ रहा हूं। जैसा कि कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, अमित शाह जी ने खुलेआम एक बात कही कि मुसलमानों को जो 4% आरक्षण मिल रहा है वो उनसे छीन के और दूसरी जातियों को बांट दिया जाएगा। कही नहीं कही? नहीं, मैं इस बारे में मुझे जानकारी नहीं, आप थोड़ा सा क्लियर करो। कही, मेरे पास वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने भी तो मुसलमानों शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने तो कोई जाति या पिछड़ा या अगड़ा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया। तो जो इससे मकसद, जो इस मुसलमान वर्ड से मकसद अमित शाह जी का था कि मुसलमानों में पिछड़े, वंचित, पर मुसलमान को तो मुसलमान ही कहेंगे ना मोहसिन भाई, ये तो ड्रामेटाइज करना हो गया। मुसलमान को मुसलमान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मुसलमानों में जो ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण की जरूरत है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? इसमें प्रॉब्लम क्या है? अमित शाह अगर मुसलमानों का आरक्षण, क्या मुस्लिम्स में जातियों को एक्सप्लेन किया जा सकता है? क्या मुस्लिम्स में जातियों को SC, ST, दलित या OBC के हिसाब से काउंट किया जा सकता है? हालात के हिसाब से काउंट किया जा सकता है, हालात उन्हें उनके इक्वल बनाते हैं, लेकिन ऑन पेपर्स वो नहीं। हाँ, अगर कोई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर कोई मुसलमान नाली साफ करने का काम कर रहा है, मैं आपको 50 दिखा दूंगा जो बेचारे कर रहे हैं, तो आप उन्हें उस कैटेगरी में क्यों नहीं रख सकते? अगर किसी मुसलमान के पास खाने को रोटी नहीं है, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ, ये सब तो चिल्ला चिल्ला के मुसलमानों को पंचर वाला, रिक्शा वाला कह तो ये पूरा रिजर्वेशन, इसको मुस्लिम समाज किस तरह से देख रहा है? अगर लालू प्रसाद ये कहते हैं कि पूर्ण रिजर्वेशन या पूरा रिजर्वेशन, तो उसे मुस्लिम्स कैसे देखेंगे? वो अपना तो सेपरेट हक मांगेंगे ना। वो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम्स ये चाहेंगे कि SC, ST, OBC के परसेंटेज को काटो और हमें दो। मुस्लिम्स तो सेपरेट परसेंटेज की मांग करेंगे। नहीं, मुसलमान बेवकूफ नहीं। देखिए, मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है। हम समझते हैं कि उनसे पूरा का मतलब यह है कि मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए, और हम तो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर SC, ST में से कोई ऐसी जातियां रह गई जिन्हें नहीं आरक्षण नहीं मिला हो, तो उन्हें मुसलमानों के साथ आप मर्ज कर दीजिए, हम उनको भी अपने साथ अपने परसेंटेज में लेने को तैयार हैं। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या ये, मैं क्षितिज मित्तल जी के पास जाना चाहता हूं। एक व्यवस्था बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ है, और आपके पास एक ऑप्शन होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उसमें तो हर कोई आ सकता है। फिर हम सेपरेट बात क्यों कर रहे हैं? क्षितिज भाई, मेरा सवाल आपसे यह है कि मौजूदा संविधान की मूल भावना में क्या धर्म आधारित रिजर्वेशन की कोई जगह है, और अगर नहीं है तो उसे एनकलकेट कैसे किया गया है? नमस्कार सपन जी। आपको मैं बता दूं कि हमारा देश एक सेक्युलर देश है। यहाँ पर कोई भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या सेक्स या कास्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, और रिलीजन के बेसिस पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। जब संविधान ड्राफ्ट हो रहा था तो रिजर्वेशन का वहां पे एक वर्ड था माइनॉरिटी, पर उसमें डिबेट हुई, और जब संविधान आया तो उसको रिप्लेस कर दिया बैकवर्ड क्लास से। तो बैकवर्ड क्लास का मतलब है सोशली वीकर सेक्शन, ठीक है। तो अब विद टाइम, जब पूरे समय के साथ SC, ST, OBC का मंडल कमीशन भी हुआ और इंदिरा स्थानी का जजमेंट हुआ, तो 50% का सीलिंग लग गया कि इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। तो आपको मैं ये जो बता दूं, जब SC, ST की बात हो रही थी अभी, ये आर्टिकल 341 है जो कहता है कि SC और ST सिर्फ हिंदू होंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें सिख भी ऐड कर दिए गए, उसके बाद 1990 में बुद्धिस्ट भी ऐड कर दिए। तो SC, ST में तो नहीं दिया जा सकता। ओके। अब कुछ राज्यों में OBC के अंदर दे रहे हैं, कुछ कास्ट को। अब उसके अंदर जैसे मुस्लिम्स के अंदर कास्ट होती है, पठान हो गए, बोहरा हो गए, और बहुत सारी कास्ट है जो आपने भी बताई। कसाई है, कसाब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। तो उसके अंदर OBC के अंदर आप दे सकते हैं जो 27% का OBC का रिजर्वेशन, क्योंकि कास्ट बेस है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 50% सीलिंग जो है वो कास्ट बेस के लिए, ठीक है। तो अब जैसे आपको मालूम हो, केरला में भी दिया जाता है, ठीक है, कर्नाटक में था, HT देवेगौड़ा ने दिया था, पर बसवा बोमराज की मुंबई की सरकार ने हटा दिया, एंड आंध्र प्रदेश में भी बनाया लॉ, पर हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि नया अगर रिलीजन पे ही देना है, सारे मुस्लिम्स को देना है, तो संविधान में संशोधन लाना पड़ेगा आर्टिकल 368 के तहत, और पार्लियामेंट को 2/3 मेजोरिटी से इसको पास करना पड़ेगा। ठीक है क्षितिज भाई, इस क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आगे भी आपसे सवाल लूंगा। कृष्ण कुमार जानू जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप जानू साहब?
स्वप्निल जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। हमारे देश का संविधान सभा बैठा था 1946 में, देश का विभाजन हुआ 1947 में। जब संविधान सभा 1946 में बैठी थी तब भारत का विभाजन भी नहीं हुआ था। और जब धर्म के आधार पर देश मिल गया तो फिर इस देश में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की अवधारणा और चर्चा कितनी बेईमानी है। जिनको आरक्षण चाहिए था, बैकवर्ड क्लास के लिए तो है ना। जानू साहब, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। टोंक अपनी बगल में ही है, जयपुर के, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। वहां पर एक पूरा मोहल्ला ऐसा है जहां पर सोने के लिए समय बंधा हुआ है। घर में 3 घंटे बड़ा भाई सोएगा, फिर जब वो बाहर आएगा तो छोटा भाई जाके सोएगा, फिर जब वो बाहर आएगा तो कोई और जाके सोएगा। ऐसे में आपको रात में पूरा का पूरा मोहल्ला बीच में बैठा दिखाई दे सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि बैकवर्ड क्लास तो मुस्लिम्स में भी हो सकता है ना। क्या इस बात को समझना बहुत मुश्किल है? देखो स्वप्निल जी, बैकवर्ड होने के जो परिभाषाएं हैं, एक तरफ तो मुसलमान कहते हैं हमने देश पे 800 साल राज किया है, दूसरी तरफ वो बैकवर्ड होकर आरक्षण चाहते हैं। तो वो एक सच्चाई तो स्वीकार करें। आर्थिक रूप से पिछड़ा होने का मतलब सोशली आपके पॉइंट को समझ नहीं पाया। आरक्षण सोशल बैकवर्ड के आधार पर दिया गया है। आर्थिक का जो पेज जोड़ा गया उसमें मुसलमान शामिल हो, किसको आपत्ति है? नहीं, लेकिन जानू भाई, मैं आपकी बात समझ ही नहीं पाया। मैंने अपने मतलब मेरे सामने किसी मुस्लिम को ये बोलते नहीं सुना कि हमने 800 साल राज किया है इस देश में। तो नहीं, इसका मतलब आप ओवैसी को फॉलो नहीं करते। ओवैसी एक मुसलमान है। ओवैसी बंधुओं को सुनते होते तो कोई खतरा आपको इन शब्दों में महसूस नहीं होता, समझ भी जाते। देखो, कुल मिलाकर के इस देश की सच्चाई यही है, इस देश में मुस्लिम जो है कोई विचित्र कंफ्यूजन का शिकार है। ठीक है, जिनको ठीक है। तो फिर एक बात का सवाल, एक सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। जानू भाई, एक सवाल सुनिए, एक सवाल सुनिए। हाल ही में, ज्यादा देर नहीं हुई है, करीब 24 से 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिमों को एक इमोशनल मैसेज देने की कोशिश की, जिसमें उनसे यह कहा गया कि भाई आप अपनी दुर्दशा का शिकार तो कांग्रेस राज में हुए, उस बात को याद कीजिए। और आप इस बात को भी याद कीजिए कि उसी काल में आप बर्बाद हुए हैं और आपको डराया जा रहा है, पाकर भाजपा कार्यालय में बैठो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज प्रधानमंत्री मोदी को देना पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि विपक्ष अगर कोई नैरेटिव आपके हिसाब से सेट कर रहा है तो वो सेट हो चुका है और अब आप डरे हुए हैं उस नैरेटिव से, और तो कोई मीनिंग निकलता नहीं। देखो, विषय डरने का नहीं है, विषय जिस प्रकार मुस्लिम आबादी इस देश में सेपरेटिज्म की शिकार है, एक विचित्र प्रकार के अलगाववाद की शिकार है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा से जिस प्रकार की तथ्यहीन एलर्जी उनकी है, वोट देंगे नहीं, हिस्सेदारी की चर्चा करेंगे। जिस प्रकार के भाव इस देश के मुस्लिम के हैं, मुस्लिम जो है वो दाऊद नाम रखेगा लेकिन अब्दुल कलाम नहीं रखेगा। इस नहीं, जानू भाई, इतना भी इन जनरल नहीं करते अपन। अभी थोड़ी देर पहले आपने कायम खानी शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कायम खानियों के बारे में बताया था। उनके नाम पर एक रेजिमेंट बनी हुई है और उनकी देशभक्ति की तो मिसालें दी जाती हैं। तो इतना भी इन जनरल हम ना करें। लेकिन ठीक है, आपकी पार्टी लाइन है, आपने अपनी पार्टी लाइन पर बयान दिया, कोई शिकायत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नितिन सारस्वत, मेरा सवाल आपसे है, एक क्लियर कट डिवीजन जो नजर आता है सोसाइटी में, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके पीछे कारण या हाथ किसी एक का ही हो। मुझे लगता है कांग्रेस को भी झांकना चाहिए। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहली बात तो जानू जी वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी उन्होंने बयान दिया, मैं तो कह रहा हूं कि वो बहुत ही निंदनीय है और मैं कड़े शब्दों में उनकी निंदा करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने दाऊद कह के और इस तरीके के शब्दों को कह के किसी अच्छी डिबेट के अंदर इस तरीके की बात बोली। और इन्होंने जितने भी वक्तव्य दिए इस डिबेट में, अगर खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी अगर उसे सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि 2 मिनट भारतीय जनता पार्टी में नहीं टिकेंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इनके पूरे डिबेट का अगर ये बयान अगर ये सुन लेंगे, सुनिए मेरी बात, मोदी की सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए। ये जिस तरीके की लैंग्वेज यूज की है, जिस तरीके की सेपरेटिस्ट वाली लैंग्वेज यूज करी है, जिस तरीके के वर्ड यूज किए, मैं उन्हें दोबारा कह के खुद रोका भाई, तरीके से अपनी जबान को भी, क्योंकि हम लोग चाहे अब्दुल कलाम आजाद हुए, चाहे अब्दुल कलाम मैंने खुद रोका भाई, नितिन भाई मैंने खुद रोका, ठीक है, मैंने खुद रोका, नितिन भाई मैंने खुद रोका। पर हम सवाल पे आएंगे,
हम सवाल पे आएंगे। मैंने खुद रोका, ऐसा तो नहीं है किसी स्टेटमेंट को मैंने बस पास बाय होने दिया, मैंने खुद रोका। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भी तो जिम्मेदार प्रवक्ता है, आप जवाब दो। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि मोदी जी कृष्ण कुमार जानू जी को 2 सेकंड में पार्टी से निकाल देंगे, तो मोदी की इंटेंशन पर आप ट्रस्ट करते हैं, मोदी की इंटेंशन पर ट्रस्ट करते हैं, तो वो तो कह रहे हैं हम संविधान नहीं बदलेंगे। मैं ये कह रहा हूं, आप फिर मोदी पर मैं ये कह रहा हूं, अगर कल मोदी जी चाहे राजनीति कर रहे हैं, किसी को दे रहे या नहीं दे रहे, किसी के माँ बाप को गाली देंगे तो वो चलेगा ना? नहीं चलेगा ना। आप शब्दों की मर्यादा तो ठीक है, कोई भी राजनीति में आता है, आप इंटेंशन की बात मत करिए। ठीक है, शब्दों की मर्यादा को बनाए रखना, आपके शब्द भी मान लिए, मर्यादा को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब नितिन भाई अब सवाल सुनिए। किसी भी हिंदू को अगर यह महसूस होता है, ठीक है, मैं खुलकर ही बोल देता हूं, जब डिबेट चल ही रही है तो मैं खुलकर ही बोल देता हूं, अगर किसी भी हिंदू को यह लगता है कि हमें कोई चीज चाहिए तो कांग्रेस उसे हमसे लेकर मुस्लिम्स को दे सकती है, तो अव्वल या तो हो सकता है हिंदू गलत सोच रहा हो, या फिर हो सकता है हिंदू सही सोच रहा हो। देखिए, सही सोचने वाले ज्यादा क्यों हो गए, आप अपने अंदर नहीं झांकेंगे? देखिए, मैं ये सबसे पहले बता रहा हूं कि ये आपका मानना है कि सही ऐसा सोचने वाले लोग ज्यादा हैं। लोगों ने वोट से जवाब दिया है, लोगों को पता है, इसलिए सुनिए एक बार मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए ना। इसीलिए फर्स्ट फेज के बाद में कभी मछली, मटन, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, तमाम चीजें मोदी जी बदलते जा रहे हैं, नहीं उस चीज पे टिके रहते। वो इसीलिए क्योंकि जनता जान रही है। और दूसरी बात मैंने कहा, अब सिंपली एक बात, जिस टॉपिक पर डिबेट है उसी से जुड़ा सवाल है। अगर आप 50% कैप, 2 सेकंड, अगर आप 50% कैप खत्म करेंगे, जानू भाई 2 मिनट प्लीज, जानू भाई 2 मिनट रुक जाइए। नितिन भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं, 50% कैप खत्म करेंगे तो उसमें मुस्लिम में आने वाली जातियों को भी जगह दी जाएगी, या तो ओबीसी कोटे में या उससे इतर हटाकर, लेकिन एक वाजिब दी जाएगी। क्या ये इतना तो कांग्रेस का स्टैंड है कि ये भी नहीं है? देखिए, मैं बिल्कुल आपको ये बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो आप क्लियर कर लीजिए कि धर्म के आधार पे हमारे देश में आरक्षण नहीं है, वो संविधान की मूलभूत जो अवधारणा है उसके खिलाफ है। तो वो कभी जो मूलभूत ढांचे के खिलाफ है वो कभी संभव नहीं हो सकता। पहली बात मैं कंप्लीट कर रहा हूं ना। आप मेरे को कंप्लीट, आप 30 सेकंड भी अगर मेरे को इतने बड़े क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करने देंगे तो क्या फायदा? दूसरी बात, हमने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि 50% जो कैप लगा हुआ है उसे SC ST OBC को हटा के पूरा उनका हक दिया जाएगा। और जिस तरीके से मुसलमानों में जाति उपजातियां हैं, अगर कहीं वो भी बैकवर्ड उस सामाजिक आधार में वो आते होंगे तो उनको भी होनी चाहिए। आती है भाई, आप सर्वे कराया जाएगा। संपत्ति हम लोग जो हिस्सेदारी न्याय की बात करते हैं, क्या करने वाले हैं, इस चीज की बात करते हैं। आप सर्वे की आड़ में क्या करने वाले हैं? सर्वे किस आधार पे? आप सर्वे की आड़ में क्या करने वाले हैं? आप सर्वे की आड़ में क्या करने वाले हैं? खुलकर बोलिए ना भाई। मैं सर्वे के आधार पर ये करना चाहेंगे कि जो 1% लोगों के पास में 70% देश की संपदा है, उसका एक्सरे हो जाए कि 1% लोगों के पास कैसे 670 पे कोई चल गया पता, होता है, चल गया पता, आ गए सर्वे के आंकड़े। अब क्या आ गए सर्वे के आंकड़े, चल गया पता। फिर सर्वे के आंकड़े आ जाएंगे तो उसके लिए पूरी तरीके से एक, आज मैं बैठ के यहाँ टेबल पे नहीं बात करूंगा, उसके लिए प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन का कार्य होगा कि जिसका क्या इंप्लीमेंट करेंगे, जो हक से वंचित है। जैसे कैसे करेंगे भाई? जैसे हमने RT दिया, स्कूलों के अंदर अमीरों के बच्चे पढ़ रहे थे, आज वो 25% गरीबों का बच्चा पढ़ रहा है। जैसे हमने राइट टू फूड दिया, 70% यहाँ पे कर रहा है। मोहसिन रशीद बैंक किया, गरीब का अकाउंट उस बैंक में खुल रहा है। मोहसिन रशीद टोक, और ये होगा। 2 मिनट नितिन भाई, मोहसिन रशीद टोक, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल जो पहला आपसे था, मैं वापस उसी पॉइंट पर आ रहा हूं कि क्या मुस्लिम समाज आरक्षण मांग रहा है? मैं ये कह रहा हूं, मैंने कोई आंदोलन देखा नहीं है मुस्लिम समाज का कि हमें आरक्षण दो, ठीक है? तो क्या मुस्लिम समाज सच में आरक्षण मांग रहा है? या जरूरत होना अलग बात है और मांगना अलग बात है? आपकी नॉलेज में नहीं है। नहीं, आपकी नॉलेज में नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने उस तरीके से मांगा नहीं जिस तरीके से और लोग मांगते हैं। हमारी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी मीटिंग्स होती रहती हैं, मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति है उसकी मीटिंग्स होती रहती हैं। हम डिमांड कर रहे हैं काफी करीब, मान के चलिए 15 साल से तो मेरी नॉलेज में है, हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हमने सड़कों पे उतर के उत्पात मचा के नहीं मांगा, तो ये हो सकता है हमारी गलती हो। तो आपकी डिमांड का स्ट्रक्चर क्या है? आपकी डिमांड का प्रारूप क्या है? क्या आपकी डिमांड का स्ट्रक्चर ये है कि हमारे भीतर जो कास्ट हैं उसके बेसिस पर, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होने की वजह से?
देखिए, जो कास्ट एक जिस बेसिस पे SC ST को दिया गया है, जिस बेसिस पे दूसरे लोगों को दिया जाता है, ये पॉलिसी मैं आपसे बहुत क्लियरली एक ट्रांसपेरेंट तरीके की बात करूं, घुमा फिरा के बात नहीं करूं, ये जो इसका परफॉर्मा है वो ड्राफ्ट हम नहीं बना सकते। हमारी एक डिमांड है सीधी सीधी कि जिस बेसिस पे किसी और को दिया जाता है उसी बेसिस पे मुसलमानों को भी दे दिया जाए। बेसिस सिर्फ बैकवर्ड होना है, ओबीसी आरक्षण कास्ट बेसिस सिर्फ बैकवर्ड होना है, जो भी है। मैं संविधान के खिलाफ जाने की तो बात ना मैं कभी कांग्रेस को सजेस्ट करूंगा, ना मैं खुद मानूंगा, ना कांग्रेस करेगी। मैं सीधी सी एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देंगे। बिल्कुल मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूं। आप एक बात और कह दीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं कि हम हिंदुओं को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लेने देंगे। कहलवा दीजिए इनसे। पर हिंदुओं को धर्म के आधार पर मिला है, हिंदुओं को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर मिला है। अरे अजी, मैं आपसे कह रहा हूं आगे की बात, मुसलमानों को भी क्या मिला है धर्म के आधार पे? आगे की बात हो रही है यहाँ पे। मुसलमानों को धर्म के आधार पर देश मिला है मेरे भाई। मुसलमानों ने तो देश के धर्म के आधार पर टुकड़े किए मेरे भाई। नहीं आपने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रखी थी, मुसलमानों में आपने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रखी थी। ठीक है, आप पढ़ना भूल गए। नितिन भाई रुक जाए, मोहसिन रशीद टोप जवाब दे सकते हैं। मैं एक पढ़ा देखिए क्या है स्वप्निल जी, ये जो घटियापन की बातें करके मुझे जहां लेके जाना चाह रहे हैं ना, मैं वहां जाऊंगा नहीं। मैं ना बदतमीजी करूंगा, ना हाइपर होऊंगा। मैं आपसे भी मोहसिन भाई यही कहूंगा कि हम भी इन शब्दों से बचें। मैं उनको भी यही बोल रहा हूं, जानू जी को मैं आपसे भी यही बोलूंगा, ये घटिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं कांग्रेस की तरफ स्वीट कोटेड कोई बात नहीं बोलूंगा। लास्ट सवाल है, अच्छा ठीक है, अंतिम सवाल है मेरा। इसके बाद चीजें सिर्फ विस्फोटक ही होंगी। मेरा अंतिम सवाल है, का जवाब ले दीजिए मेरे। क्या ये कह रहे हैं यहाँ पर, एक स्टेटमेंट दिलवा दीजिए कि हम हिंदुओं को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, ये कहलवा दीजिए। पर हिंदुओं के देश में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ठीक है, देश में धर्म के आधार पर। क्षितिज भाई, मेरा अंतिम सवाल है, जो आपने जब मैं आपके पास पहली बार आया था, हाँ क्या बोल रहे हैं? मेरी बात का जवाब दे दीजिए। सिर्फ मुसलमानों को कहीं धर्म के आधार पर आरक्षण मिल गया क्या? भाई सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और हिंदू को कहां मिल गया? जाति के आधार पर आरक्षण मिला भाई क्या कहीं? ठीक है, ठीक है, मुसलमानों को कहीं धर्म के आधार पर आरक्षण मिला? ये जो बात हो रही है उसी का तो विरोध हो रहा है। नहीं, दो सेकंड में फिर हम बैक टू बेसिक्स ही जा रहे हैं। हम जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण कहीं पर भी नहीं मिला है। मुसलमानों को उनकी जातियों के बेसिस पर ओबीसी में शामिल कर आरक्षण दिया गया है। ये जो फैक्ट है उस पे हम बहस क्या लड़ाएंगे? कहलवाना चाह रहा हूं, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। जब मुसलमानों को नहीं मिला हुआ, ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि आप ये कह दीजिए कि हिंदुओं को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लेने। उसका हासिल क्या है मोहसिन भाई? उसका हासिल क्या है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। अगर उसका हासिल मुझे कुछ समझ में आ रहा होता तो मैं बीजेपी को प्रोवोक करता। हासिल ये है कि मेंटालिटी समझ में आ जाएगी, आपके पूरा देश समझ जाएगा कि ये संविधान सब इनके ढकोसले हैं। ठीक है, बस अब मैं आप सबको रोक रहा हूं। क्षितिज भाई, मेरा अंतिम सवाल है। मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है जो मैंने आपसे पहले पूछा था। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता, हो तो सब कुछ सकता है। जानू जी, अंतिम रास्ता क्या होगा? हो तो सब कुछ सकता है, बट उसके लिए फिर 2/3 अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। सेक्युलर वर्ड हटाना पड़ेगा। जहां जहां पे सेक्युलरिज्म की बात है सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। और फिर अगर रिलीजन बेस देना है तो अमेंडमेंट करिए, 2/3 मेजोरिटी से पास करवाइए। ठीक है, और फिर बाद में अगर ये चालू हो गया तो फिर कहीं रुकने वाला नहीं। ठीक है, मैं 10 सेकंड नितिन भाई और कृष्ण कुमार जानू जी आप दोनों को दूंगा। पहले नितिन सारस्वत, आप जो बोलना चाहते हैं 10 सेकंड स्पेसिफिक। मैं बताना चाहता हूं कि चाहे कितनी भी मेजोरिटी हो, केशवानंद भारती केस हमारे यहाँ पे एग्जांपल है कि संविधान के बेसिस स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके से संशोधन नहीं किया जा सकता। वो कहीं भी कोई भी नहीं कर सकता। तो धर्म के आधार पर आरक्षण कभी हो नहीं सकता, पहली बात। तो बीजेपी केवल मछली मटन मुसलमान पाकिस्तान करके और केवल से भटकाना चाहती है।
नितिन भाई, फिर तो बीजेपी भी नहीं कर सकती। बीजेपी भी नहीं, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं, तमाम सरकारें गिराई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोका। राहुल गांधी जी की घर छीन लिया, सांसदी छीन ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया। आपका इंटेंशन क्या है? कांग्रेस ने इंपॉर्टेंट है आपका, सरकारें गिराई है। के 3 पार्ट होता है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, लेकिन कार्यपालिका का इंटेंशन वो भी समझना बहुत जरूरी है ना। कृष्ण कुमार जानू जी, मुझे नहीं लगता कि हिंदुओं को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, इसको नहीं बोला जा सकता। मेरी समझ में तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि ना बोला जा सकता। विषय ये है, जो चीज मिली नहीं रही, जिसकी संविधान इजाजत ही नहीं दे रहा, उस पर वक्तव्य देने की जो यही तो आप वक्तव्य दे रहे हैं। सवाल सिर्फ एक बच जाता है जिसका जवाब हम नहीं तलाश पाए हैं। सवाल सिर्फ एक बच जाता है, मुस्लिमों को आरक्षण इसके जरिए दरअसल कौन कर रहा है ध्रुवीकरण। सिर्फ इसी का सवाल जनता को खुद समझना, इसका जवाब जनता को खुद ढूंढना होगा और समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था प्रश्नकाल। नमस्कार।